हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टीचिंग केमिस्ट्री चैनल पर। हम क्लास 10th की केमिस्ट्री प्रॉपरली स्टार्ट कर दिए थे। मैंने आपको क्लास 10th की केमिस्ट्री में बहुत सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लियर करवाए। जो आपको नहीं क्लियर हो पा रहा है वो आप डाउट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं कल क्या क्या पढ़ी थी आप उसको एक बार रिवाइज़ कर लीजिए, तो फिर हम आगे चलते हैं। मैंने कल केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। केमिकल इक्वेशन कैसे की जाती है तो उसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ था कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल इक्वेशन मैंने आपको बताया था कि एक केमिकल क्या होती है। एक बेसिकली एक केमिकल प्रोसेस होती है, जिसमें एक केमिकल प्रोसेस होती है, एक न्यू सब्सटेंस इसमें बनते हैं। ठीक है, इसमें एक न्यू सब्सटेंस बनता है, प्रोडक्ट की फॉर्म में एक न्यू सब्सटेंस बनता है, और इनकी प्रॉपर्टी भी एकदम न्यू होती है। केमिकल इक्वेशन में मैंने बताया था कि इनकी प्रॉपर्टी भी एकदम न्यू होती है। और ये मैंने आपको बताया था कि इसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं, और पार्टिसिपेट करने के बाद नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। मैंने आपको रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट के बारे में बताया था। रिएक्टेंट क्या होती है, जब केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्शन करते हैं उनको रिएक्टेंट कहा जाता है। और इसके बाद जो रिएक्शन होने के बाद जो मेरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, जो मेरा कुछ बनकर आता है, उसको हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर करवाया था। फिर इसके बाद मैंने आपको और ये बैलेंसिंग अनबैलेंस्ड कैसे किया जाता है, केमिकल इक्वेशन को, केमिकल रिएक्शन को कैसे उसको बैलेंस्ड किया जाता है, कैसे अनबैलेंस्ड होता है, उसके बारे में मैंने बताया था। बैलेंस्ड क्या होता है, ये एक सिंपली फॉर्म में अगर हम बात को समझें, जो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होते हैं उनके रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों साइड जो एलिमेंट कंपाउंड होते हैं वो सेम होते हैं। उनके जो साइड एटम होते हैं, वो एटम जो होते हैं वो सेम होते हैं। उनकी जो बैलेंसिंग होती है वो सेम होती है, तो उनको बैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन कहा जाता, बैलेंस्ड रिएक्शन कहा जाता है। अदरवाइज जो बैलेंस्ड नहीं होते हैं, एक दूसरे दोनों साइड बैलेंस्ड नहीं होते हैं, उनके जो एटम होते हैं, एटम नंबर होते हैं वो सेम नहीं होते हैं, तो उनको हम अनबैलेंस्ड कहा जाता है। जिनकी संख्याएं ज़्यादा होती हैं, जिन्हें एलिमेंट में कंपाउंड जो बने होते हैं उनकी संख्या अगर ज़्यादा है तो उनको हम अनबैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और अनबैलेंस्ड रिएक्शन कहते हैं। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको ये बताया था कि जो मेरा केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, जो कंपाउंड, जो मेरा एलिमेंट है, वही एलिमेंट जा करके प्रोडक्ट में भी बनता है। अदर कोई जैसे कार्बन है, कार्बन ने पार्टिसिपेट किया है, और पार्टिसिपेट करने में, जैसे जिंक मैंने आपको एग्जांपल दिया था, फॉर एग्जांपल अगर हम समझें, जैसे जिंक है, जिंक प्लस H2SO4 की मैंने साथ क्रिया करवाई थी, रिएक्शन करवाया था, तो ZnSO4 बना था। आप प्रीवियस वीडियो में देखिए, तो उसमें ZnSO4 बना था। ZnSO4 बनने के बाद फिर इसके बाद मेरा H2 गैस बाहर निकला था, एवोल्यूशन होता उसका। तो मैंने आपको बताया था कि ये कैसे ये रिएक्शन होती है। रिएक्शन होने के बाद इसमें जो केमिकल रिएक्शन होती है, तो वो जो रिएक्टेंट में पार्टिसिपेट किए हैं एलिमेंट, वही जो मेरा एलिमेंट उसमें पार्टिसिपेट किया है वही प्रोडक्ट में भी जाकर बनेगा। अदर कोई प्रोडक्ट बनता नहीं है। ठीक है, तो वो केमिकल रिएक्शन होती है। केमिकल रिएक्शन मैंने आपको बहुत अच्छे डीपली बताया था, केमिकल इक्वेशन में भी डीपली बताया। केमिकल इक्वेशन मैंने आपको बताया कि दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है वर्ड के बेस्ड पे होता है, मैंने एक वर्ड में लिख करके हम लोग केमिकल इक्वेशन को समझते हैं। जैसे Zn है, Zn को हम लोग Zn उसके सिंबल ना लिख करके जिंक लिखते हैं, ZINC, तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, जिंक लिखते हैं। तो वो अब फिर इसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड का पूरा वो स्पेलिंग लिखते हैं। स्पेलिंग लिखने के बाद मैं रिएक्शन करवाती हूँ, तो मेरा जो प्रोडक्ट बनता है मैं उसकी स्पेलिंग लिखती हूँ। तो ये होता है वर्ड के फॉर्म में। ठीक है, टर्म ऑफ वर्ड मैंने आपको बताया था। फिर इसके बाद मैंने दूसरा क्या बताया था आपको, कि ये तो टर्म ऑफ वर्ड की बात आ गई।
फिर मैंने आपको दूसरा क्या बताया था, टर्म ऑफ सिंबल। टर्म ऑफ सिंबल क्या होता है कि उसके सिंबल से लिख करके, लेकिन ये बहुत इजी होता है टर्म ऑफ सिंबल लिख करके उसको समझना बच्चों के लिए, क्योंकि आप क्लास 10th में, अभी छोटी क्लास है आपकी, अभी फिर हाई क्लास में जाएंगे तो आपको ये ज़्यादा इजी पड़ेगा, क्योंकि ये ज़्यादा इजी लगता है कि उसके जो सिंबल हैं वही लिख करके तुरंत रिएक्शन करवा के हमको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करवा देना है, बस और क्या। ठीक है, तो ये इजी होता है, हर बच्चों के लिए ये इजी होता है, और जो वर्ड फॉर्म में होता है थोड़ा बहुत ये डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, और हम आगे चलते हैं। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग कैसे करना है हमको, केमिकल इक्वेशन मैंने आपको पढ़ाया, और ये 2 टाइप्स को मैंने आपको पढ़ाया। एक होता है ये टर्म ऑफ वर्ड, दूसरा होता है टर्म ऑफ बैलेंस। ठीक है, सॉरी, टर्म ऑफ फॉर्मूले, फार्मूला और सिंबल्स इनके फॉर्म में जो होता है। तो टर्म ऑफ बैलेंसिंग, बैलेंसिंग का मतलब होता है कि उनको दोनों को, जैसे एक अगर हम बात को समझे, तराजू देखे हैं ना, सारे बच्चे तराजू देखे होंगे। तो वो जब तराजू को हम लोग किसी चीज़ को अगर हम उसका जो वेट होता है उसको मेज़र करते हैं, तो दोनों साइड में जो मेरा जो तराजू होता है, दोनों साइड का जो भार होता है, वो जब मेज़र करने लगते हैं तो दोनों साइड में क्या होना, इक्वल होना चाहिए ना। अदरवाइज़ इधर उधर रहता है तो वो मेज़र नहीं होता है सही से। तो वही सेम सेम प्रोसेस इसमें भी होती है। दोनों साइड में जितने रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, मतलब लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड की जो कंपाउंड जो होते हैं, उनके जो एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट की जो नंबर, एटम नंबर होते हैं, वो सेम होने चाहिए। अदरवाइज़ अगर वो सेम नहीं है तो अनबैलेंस्ड होते हैं। लेकिन बैलेंसिंग करना कैसे है, मुझे बैलेंसिंग कर, रिएक्शन में बैलेंसिंग करना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ये टॉपिक क्लास 10th बच्चों के लिए, और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, और ये बोर्ड के में भी बहुत ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है कि कैसे उसको रिएक्शन में कैसे उसको बैलेंस किया जाता है। ठीक, हम उसको बैलेंस करने के लिए पहले देखते हैं कि कैसे बैलेंस करते हैं रिएक्शन में, कैसे उसको हम रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। ठीक, जैसे अब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मतलब समझ रहे हो आप लोग, नहीं समझे, हम समझा रहे हैं। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन होता है, एक सेकंड लिख लेते हैं, लॉ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मतलब ये बैलेंसिंग करने का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, उसको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो इसमें ये क्या होता है कि एक केमिकल रिएक्शन होती है। क्या होती है, एक केमिकल रिएक्शन होती है। हम मास को क्या करते हैं, ना तो उसको बना सकते हैं, ना तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक, ये तो माइंड में बैठा लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैंने लाइन बोली अभी। ये क्या होता है कि ना तो इसको हम बना सकते हैं, ना तो बना सकते हैं, और ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक, ना तो इसको हम बना सकते हैं, रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन होती है ना। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, ना तो उसको हम उस मास को बना सकते हैं, और ना ही उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओके, और इसमें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं तो फिर माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि यार ये फिर ये मास जाता कहाँ है, ये होता क्या है इसका। ये माइंड में क्वेश्चन आता है ना कि ये लॉ ऑफ मास जो होता है, मास जो होता है रिएक्शन में किसी एक एलिमेंट में, कंपाउंड का, उसका जो मास होता है उसको हम क्या करते हैं, वो जाता कहाँ है। तो ना तो बन रहा है, ना तो बिगड़ रहा है, ना तो डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो जा कहाँ रहा है। तो मैं आपको बताऊं कि ना तो ये मास बन रहा है, ना तो ये डिस्ट्रॉय हो रहा है। आपको मैंने बताया ये मास क्या होता है, कंजर्व होता है। मास कंजर्व हो रहा है। कंजर्व मास क्या होता है कि जितना मास रिएक्शन के पहले था, समझ रहे हो, जितना मास, अब कंजर्व क्या मतलब समझिए, कंजर्व का मतलब है जितना मास मेरा रिएक्शन के पहले था, उतना ही मास मेरा रिएक्शन के बाद भी होगा। ठीक है, सॉरी एक मिनट, हाँ। तो मैंने आपको क्या बताया कि जितना मास रिएक्शन के पहले, उतना ही मास रिएक्शन के बाद। समझ गए, देखो हम बता रहे हैं, जितना, अब ये तो ना तो इसको हम बना सकते हैं, ना तो इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं।
ओके। और ये क्या होता है कि ये उसी उसी रिएक्शन में ही रहती है। इस ये क्या होता है, मास कंज़र्व हुई रहती है, तो उसको हम ना तो बना सकते हैं, ना तो उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और उसको वो जो रिएक्शन होती है, तो रिएक्शन में जो रिएक्शन के पहले था, जितनी मास मेरी रिएक्शन के पहले थी, उतनी ही मास मेरी रिएक्शन के बाद भी होगी। ठीक है? ठीक, समझे? समझ गए? उतनी ही मास रिएक्शन के बाद होगी, हाँ। फिर रिएक्टेंट का टोटल मास क्या होता है, ये रिएक्टेंट का टोटल मास प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने आपके लिए समझाई है, बहुत, ये आप पूरी मतलब कंक्लूजन है, समझिए कि जितना मास मेरा रिएक्टेंट के पहले होगा, उतना ही मास क्या होगा, रिएक्टेंट के बाद होगा। समझ गई? अब हम रिएक्टेंट के पहले मेरा कितना था, जितना पहले रहा होगा उतना ही रिएक्टेंट के बाद रहेगा। अब इसको आप लिख लीजिए, बच्चों के लिए तो मैंने बहुत इजी लाइन बताई है, आप खुद लिख लीजिए, ठीक है। जब एक केमिकल रिएक्शन होती है तो हम मास को ना तो बना सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब कि वो जो मास होती है, वो जो मास मेरे रिएक्शन में है, वो रिएक्शन के जितना पहले थी उतनी ही रिएक्शन के बाद भी होगी। ठीक है, लाइन मैंने क्लियर कर दी है। रिएक्शन का टोटल मास मैं समझा रही हूँ, रिएक्शन का टोटल मास प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर होता है। समझे? सॉरी, बीच में थोड़ा सा हिल गया था। जो रिएक्शन होता है, रिएक्शन का जितना टोटल रिएक्शन की जो पहले रिएक्शन का जो टोटल मास होता है और प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन यही कहता है, ठीक है। और इसमें जैसे हम फॉर एग्जांपल अगर हम बात को समझें तो फॉर एग्जांपल क्या है, जैसे एक सेकेंड, फॉर एग्जांपल है, जैसे बता रहे हैं H2 प्लस Cl2, ठीक है। H2 प्लस Cl2 है। अब H क्या है, मेरा हाइड्रोजन है। Cl2 मेरा क्या है, क्लोरीन, मतलब Cl है, क्लोरीन, ठीक है। अब इसको H2, अब बनेगा क्या, HCl बनेगा। HCl बना कि नहीं बना, हाइड्रोक्लोराइड बना कि नहीं बना, हाइड्रोक्लोराइड बना। ये एक एसिड बना, एसिड है, ये क्या है, एक एसिड है। तो ये क्या बना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, फिर इसके बाद अब हम इसकी मास को कैसे इक्वल करेंगे। अब इसके मास को हम कैसे इक्वल करेंगे, ये तो है मेरा प्रोडक्ट बना, तो H कितना है, इसको पहले रिएक्टेंट को पहले बात करते हैं। पहले रिएक्टेंट हम देखें तो H का मास अगर हम देखेंगे तो H कितना बना है, मेरा 1 है। H का मास कितना होता है, सॉरी, H का मास कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, 1 म्यू होता है। और ये Cl है, Cl का मास मेरा कितना होता है, बताओ यार, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इसको पढ़ना चाहिए बच्चा, ठीक है। ये जो H होता है, H का जो मास होता है वो 1 होता है, 1 म्यू होता है। और ये लेकिन हाइड्रोजन इसमें कितने हैं, पहले हाइड्रोजन ही लिख लेते हैं। पहले हाइड्रोजन कितने दिए गए, 2 दिए गए हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो हम इसका मतलब है 2 म्यू है। कितना है, 2 म्यू है। और ये Cl2 है, Cl2 मतलब 2 है, ठीक। अरे Cl2 2 लिखा है ना, तो Cl 2 है, तो इसका मतलब Cl2 का जो मास होता है वो 35.5 म्यू होता है। कितना होता है, 35.5। अब ये 2 है तो 35.5 म्यू प्लस कर दो इसको, दोनों को, कितना हुआ, 5 5 10, कितना, ठीक। समझे, समझे, क्या समझे,
हम समझा रहे हैं। ये मेरा आ गया क्या, Cl2 का मास, ये Cl का मास है। अभी रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं हम। अभी हम प्रोडक्ट के भी उसके मास को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और ये कितना है मेरा, कितना बना 171 म्यू, ये मेरा Cl का मास है। अब मेरा हाइड्रोजन का मास कितना है, हाइड्रोजन का मास यार 2 है। देखो ये देखो बेटा, ये हाइड्रोजन का मास कितना है 2। तो जब ये 2 है तो इसका मतलब इसमें हम 2 ऐड कर देंगे, ठीक। 2 ऐड किए तो जब 2 म्यू ऐड कर देते हैं तो ये कितना हुआ 73 हुआ। कितना हुआ 73 म्यू, समझ गए। 73 म्यू हुआ। और जब ये 73 म्यू हो गया तो मतलब रिएक्टेंट का मास कितना आ गया, रिएक्टेंट का मास है, रिएक्टेंट का मास होता है 73 म्यू, समझ गए। रिएक्टेंट का मास कितना आ गया 73 म्यू। और जो हाइड्रोजन के, अब हम हाइड्रोजन, अब इधर चलते हैं प्रोडक्ट के साइड में। जब हम प्रोडक्ट के साइड में चलते हैं तो इसमें देखिए हम वैसे ही देख के बता सकते हैं कि ये यार बैलेंस्ड नहीं है। देखो बच्चा, इसको बैलेंस्ड है, ये सॉरी ये देखो अब बैलेंस्ड है, कहाँ है बैलेंस्ड, H2 है, Cl2 है। इसमें तो एक H लिखा है, एक ही Cl लिखा है, कहाँ बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड नहीं है ना। बैलेंस्ड करना होगा हमें। तो हम इसको क्या करते हैं कि ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ एक है तो इसका मतलब हाइड्रोजन है, तो मतलब उसमें क्या है कि एक हाइड्रोजन के एक सब्सक्रिप्ट में कोई जो नंबर है वो नंबर कितना है, नंबर 1 है। जो उसका सब्सक्रिप्ट नंबर है वो कितना है, 1 है, ठीक। 1 जब कुछ नहीं रहता है किसी भी एटम के पास, वो समझ जाना वो क्या है 1, कुछ नहीं है तो मतलब 1, समझ गए। फिर इसका मतलब जब कुछ नहीं मिलता है तो 1 होता है। तो Cl में भी कुछ नहीं है, Cl में भी कुछ नहीं दिख रहा है तो वो भी 1 रहेगा, हाइड्रोजन भी 1, Cl भी 1, ठीक है। अब हाइड्रोजन का जो मास है वो मैंने बताया था आपको, इधर H हाइड्रोजन एटम 1 म्यू बराबर 1 म्यू, एक एटम बराबर कितना है 1 म्यू। और जो Cl है, Cl एटम एक ही है ना Cl, अरे भाई प्रोडक्ट में एक ही तो है, तो इसका मतलब इसका कितना होता है 35.5 म्यू, समझ गए। अब इसको क्या करो, अब इसको दोनों को ऐड कर दो, ऐड करो तो कितना आया 36.5 म्यू, समझ गए। अब ऐड तो करना आता है ना, ऐड तो कर ही लोगे, अरे ऐड तो कर ही लोगे ना, हाँ ऐड कर लोगे, अरे तुम्हें सब आता है। तो हम लोग क्या करें, ये टोटल मास है, क्या है, अब ये क्या है, ये तो मेरा मास है। अब हम लोग कैसे समझेंगे, अब ये तो मेरा अभी ये, अब इसको हम कैसे बैलेंस्ड कहाँ किए, बैलेंस्ड करने के लिए इसको हम 2 से 2 लिख देंगे। और 2 क्या है, मेरा कॉफिशिएंट नंबर है, क्या है ये, इधर लिख देते हैं, हाँ दिख रहा है, क्या है कॉफिशिएंट नंबर है, क्या है कॉफिशिएंट नंबर है, ठीक। कॉफिशिएंट नंबर मतलब यहाँ जब हम 2H लिख दिए तो इसका मतलब जो HCl है, HCl का कितने HCl है मेरे, 2 HCl हैं बेटा, देख रहे हो 2 HCl हैं, देख रहे हो कहाँ है, यहाँ देखो प्रोडक्ट में कितने HCl हैं, 2 HCl हैं। जब ये 2 HCl हैं तो इसका मतलब मेरा जो आंसर आया था इतना आया था, तो 36.5, तो 2 बार लिखा जाएगा ना, अरे भाई 2 बार लिखा जाएगा, सॉरी इधर लिख देती हूँ मैं, ज़्यादा इधर उधर कर दी। तो ये जब 2 HCl है तो इसका मतलब 5 5 10, ओके 5 6 6 7 6 6 12 12 13 7 हो आ तो गया यार, हाँ कितना आया 73 म्यू मेरा प्रोडक्ट में भी आ गया। अब देखो बराबर है कि नहीं बराबर है, बराबर है कि नहीं बराबर है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के जो मास है वो बराबर हुआ कि नहीं बराबर हुआ, दोनों का इक्वल हुआ, दोनों इक्वल है ना। ये मेरा टोटल मास था, तो टोटल मास हमको क्या किए, टोटल मास मेरा इतना था, लेकिन हम उसको दोनों जब इक्वल करने चले तो एक इसको HCl को 2 HCl मतलब उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिए। और ये हमेशा समझिएगा ये बात को, इस बात को कि
जो इसका कोफिशिएंट नंबर जो लिखा होता है वो, अगर हाइड्रोजन यहाँ पर कुछ नहीं है तो मतलब यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो जब हम इसको लिखते हैं तो मतलब इसका है कि एच कितनी, एच अगर 2 लिखा है तो मतलब 2 × 1, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, मतलब 2 1 जा 2, समझे। ये होता है कोफिशिएंट नंबर का मतलब। इसका जो मीन समझ गए आप लोग, समझ गए। आगे चलें। इसमें क्या होता है कि अब ये तो बात, ये इसमें ये बात बता रहा है कि ये जो है ये, इसका मतलब ये है कि इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन ये बता रहा है कि ये जो रिएक्शन हुई है इसमें मास घट रहा है, लेकिन घट रहा है तो हमको घटाना तो है नहीं, उसको बैलेंस्ड करना है भाई, बैलेंसिंग पड़ रहा है ना। तो उसको हम बैलेंस्ड करने के लिए उसको हम क्या करते हैं, जब वो बैलेंस्ड हो रहा है तो इसका मतलब कि उसके साथ कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसके साथ किसी न किसी डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो प्रोडक्ट आया, दोनों का रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों का जो नंबर, मास और नंबर आ गया, वो क्या हो गया, सेम आ गया, ठीक है, सेम आ गया। ये भी सेम एंड ये भी सेम, ठीक। अब आगे चल रहे हैं, कोई डाउट हो तो क्लियर कीजिएगा, ठीक। देखो बेटा, जब आप किसी केमिकल रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को अप्लाई करते हो, किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को आप अप्लाई करते हो तो ये क्या होता है, तो उसके लिए केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना ही पड़ता है। बैलेंस करोगे तभी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन का सही मीन निकल कर आएगा, उसका जो रूल होगा, सही रूल, उसको आप फॉलो करेंगे, उसको फॉलो कर चलेंगे, ठीक है। तो एक बैलेंस्ड जो केमिकल इक्वेशन होती है में अगर हम रिएक्टेंट का टोटल मास, प्रोडक्ट के टोटल मास के जो एक एसेंशियल रिक्वायर्ड कंडीशन होती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहलाती है। हम इसको लिख दे रहे हैं इस बात को। देखो मैंने क्या लिखा है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में ही जो रिएक्टेंट का टोटल मास होता है वो प्रोडक्ट के टोटल मास से जो एक एसेंशियल रिक्वायर्ड कंडीशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहलाती है, ठीक है। समझ गए। हम आगे एग्जाम्पल को समझेंगे तब हम और अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। हम आगे अच्छे से एग्जाम्पल को समझेंगे तो और अच्छे से मेरा क्लियर हो पाएगा। आगे चल रहे हैं। जैसे हम क्या एग्जाम्पल लें, जैसे ये क्या है, H2 + O2। अब H2 और O2 है तो इसको हम क्या बना सकते हैं, H2O बना सकते हैं, और क्या। अरे भाई पानी बनेगा ना, पानी के अलावा तो बर्फ़ तो बनेगा नहीं, किसमें बर्फ़ बन जाएगा, पानी ही बनेगा बेटा, सॉरी, ठीक है। तो ये पानी बना, अब मेरा वाटर के फॉर्म में बना। अगर हम इसको बैलेंस्ड करना चाहें, बैलेंस्ड है, देखिए बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन तो ओके, हाँ से ये यार गलत, ये देखो ये बेटा गलत, देखो ऑक्सीजन इसमें 2 है, ऑक्सीजन इसमें 1 है, तो ये दोनों कहाँ है, दोनों एक थोड़ी है, अलग अलग हैं। तो इसका मतलब एक ऑक्सीजन कम पड़ रहा है, इसको ऑक्सीजन को बैलेंस्ड करना होगा, किसी न किसी के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। जब उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ये सोचना पड़ता है कि किसके साथ मल्टीप्लाई करें, मेरा जो प्रोडक्ट है वो भी ना चेंज हो और जो मेरा रिएक्टेंट है उसमें भी कोई बदलाव ना हो, बस डिजिट बदलाव हो सकती है बस, और कोई इधर के उधर नहीं हो सकता कि इसमें हाइड्रोजन है तो कार्बन लाकर ऐड कर दे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं, किसको हम, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, हाइड्रोजन को हम H2O + O2, अरे यार राइटिंग कैसे जा रही है, H2O + O2। अब इसको जब हम क्या करते हैं, 2H2O बना दिए। अब 2H2O बना दिए, ये तो ये सही है, ये सही है, लेकिन H2O2 अगर बनाते तो हाइड्रोजन परऑक्साइड बन जाता। अगर H2O2 अगर बना देते तो हाइड्रोजन परऑक्साइड बन जाता। अगर इस 2 को ले जाकर उधर अगर रख देते हम O के साइड में तो हाइड्रोजन परऑक्साइड बन जाता। लेकिन ये क्या है, ये कितना है, मैंने आपको सिखाया था एक चीज़, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं तो मतलब 1, कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पर 2 है तो 1 2, यहाँ पर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब 2। अब इसके साथ ये मल्टीप्लाई होता है, 2 1 जा 2, अब इतने तो आती है भाई मैथ, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ये तो इक्वल है O2 O2
ओ कितने हैं, ओ कितने मेरे 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है मतलब 2 ऑक्सीजन है। ये इधर देखा करो, ये 2 ऑक्सीजन, 2 वन जा 2, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1, कुछ नहीं मतलब 1, 1 मतलब 2 वन जा 2। ठीक है, आप समझ गए बात को, आगे चलें। जैसे हम एग्जांपल लें Na2SO4, Na2, एक एग्जांपल ये जैसे Na2SO4, जैसे सब एक बात और समझ लें कि सब नंबर जो होते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो सेम सिंबल के होते हैं, सिंबल जिनका सेम हो, और जो इसमें सेम फॉर्मूला में जो नंबर आते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं। मैंने आपको बताया भी, नंबर जो आते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं। मल्टीप्लाई होने का मीन ये है कि ये Na2SO4 का अगर हम देखें, अगर हम ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से, किसके साथ, 4 के साथ मल्टीप्लाई किए, इसका मतलब ये जो मेरा 4 है, ये जो मेरा 4 टू जा कितना है, अब इसको मल्टीप्लाई करो भाई, मल्टीप्लाई करो। Na सोडियम बराबर कितना आया, 4 टू जा 8। अब मेरा ये क्या है, S है सल्फर, ये 4 वन जा 4। अरे भाई यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, कुछ नहीं तो 1, कुछ नहीं तो क्या 1। केमिस्ट्री में यार समझ जाओ, इतना तो समझना पड़ता है, छोटी चीज़ें हैं ये सब। तो इसमें 4 वन जा 4, कितना आया हम लिख दे रहे हैं 4 वन जा 4, इसका मतलब 1 आया। अब ये चला ऑक्सीजन के पास, अभी जब ऑक्सीजन के पास पहुंचा तो कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है भैया, देखो 4 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन चमचमा रहा है एकदम, क्या ये हम 4 ऑक्सीजन लेकर बैठे हैं। तो 4 4 जा कितना है, 4 4 जा 16, कितना आया 16 आया। अगर दूसरा एग्जांपल अगर समझो, मल्टीप्लाई करना, देखो मल्टीप्लाई करना भी सिखा रहे हैं आपको, मल्टीप्लाई आप कर लोगे ना तो रिएक्शन पे आपको और अच्छी समझ में आ जाएगी। तो इसमें हम क्या करें, दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, चलो लेते हैं अच्छा सा कुछ, K2Cr2O7 ले लेते हैं, K2Cr2CCr2O7, ठीक, ओके। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से, चलो मल्टीप्लाई करें, पोटेशियम लिखे, क्रोमियम, ऑक्सीजन, ओके। 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, और 5 टू जा 10 हो गया, हाँ ओके हो गया। 5 टू जा क्रोमियम, देखो भाई 2 है, क्रोमियम 2 है, 2 उसके पास है ना, मल्टीप्लाई करो, 5 टू जा 10, 7 5 जा कितना आया 35, 7 5 जा 7, ऑक्सीजन देखो ये और ज़्यादा चमचमा रहा है, ऑक्सीजन यार सब में ज़्यादा चमचमाया जा रहा है। ओ कितना है, ओ 7 है, मतलब 7 5 जा 35, ठीक 35 आ गया। अब ये फिर से आपको ये समझा रहे हैं दूसरा एग्जांपल, अब ये तो समझ में आ गया होगा ना आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा वीडियो लेंदी होता जा रहा है, चलो ठीक है। जैसे क्या है H2 प्लस H2SO4, चलो अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने का मीन ये है कि अगर हम यहाँ पर 3 लिखें तो 3 वाला इसका हाइड्रोजन है, अगर हम हाइड्रोजन को ही देखें तो हाइड्रोजन को देखेंगे तो इसमें कितना है, हाइड्रोजन अगर 4 के साथ मल्टीप्लाई किए तो 4 टू जा, अरे हम कर रहे हैं इधर देखो, 3 टू जा 6, 4 टू जा 8, समझ गए। तो इसमें कितने एटम हैं, 8 एटम है, कितने एटम है 8 एटम, और दोनों को हम क्या करें 6 प्लस 8 दोनों को ऐड कर दें तो इसका मतलब करो 14, कितना आया 14 एटम्स, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि बैलेंसिंग के कितने रूल होते हैं, बैलेंसिंग के बेटा 2 रूल होते हैं, कितने रूल होते हैं 2 रूल होते हैं, ठीक 2 रूल होते हैं। एक रूल क्या होता है, हिट ऑफ ट्रायल मेथड, हाँ हिट ऑफ मेथड। क्या क्या पढ़ते हो आप लोग, कुछ बताते नहीं हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करो भाई, तभी तुम भी समझेंगे हाँ मेरी वीडियो कैसे जा रही है। दूसरा होता है शॉर्ट ट्रिक मेथड,
शॉर्ट ट्रिक बच्चे बहुत चूज करते हैं। शॉर्ट ट्रिक चलिए मैम थोड़ा शॉर्ट ट्रिक ठीक है। ये हम कल पढ़ें, थोड़ा वीडियो लेंदी हो गया बेटा, कल पढ़ते हैं इसको, ठीक। आप जो भी डाउट हो उसको डाउट सेक्शन में आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर डाउट को पूछ सकते हैं, हम उसको डाउट क्लियर करेंगे। और जो कुछ भी समझ में ना आता हो तो उसको आप पूछिए, पढ़िए अच्छे से, मस्त रहिए, खूब अच्छे से पढ़ें लिखें, अच्छे से एंजॉय करें लाइफ को, ज़्यादा माइंड पर प्रेशर रख कर ना आप काम करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बस। थैंक यू।